सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ। एक और नई कहानी, एक नया किस्सा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से निकाल कर। आपने सबने बहुत सालों पहले माया डोलस का नाम सुना होगा, दिलीप बुआ का नाम सुना होगा, और उसके साथ ही इन दोनों का जो एनकाउंटर हुआ था 91 में, 1991 में, उसके ऊपर फिल्म भी बनी। करोड़ों रुपये उस फिल्म ने कमाए। जिन लोगों ने ये काम किए थे अंडरवर्ल्ड में, वो तो पॉपर मर गए, वे गरीबों की हालत में मरे बुरी तरह। लेकिन उनके ऊपर कहानियाँ बना के, फिल्में बना के जो लोगों ने करोड़ों कमाए, वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की अपनी एक अजीब दास्तां है। बहुत दुखद कहानी है। खैर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज आपको कुछ ऐसी नई बातें सुनाएंगे जो हमारे सहयोगी संदेश ने मुंबई में उस समय के न्यूज़पेपर, जिनमें मेरी भी रिपोर्ट्स हैं और भी लोगों की है, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई क्योंकि वो अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनने वाली बात होती है। लेकिन बहुत नई बातें आपको सुनने में मिलेंगी। कैसे एक बार माया डोलस पुलिस की कस्टडी से भागता है। कैसे भागता है ये आपको आने वाले कुछ सेकंड्स में आप सुन सकते हो। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। बहुत से क्रिमिनल उस ज़माने में और आज भी मुंबई में और देश के बाकी प्रांतों में जो क्रिमिनल पुलिस की कस्टडी में होते हैं, उनको कैसे उनके घर ले जाया जाता है। उनको बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग भी करवाई जाती है, उनकी सेवा भी की जाती है। लेकिन जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती है बड़े अफसरों की तरफ से कि इनको इनके घर वालों से मिला लाओ, उनका क्या होता है वो अपने आप में एक और कहानी है। अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ा जंजाल है, ये मक्कड़ जाल है। इसको समझना, परखना, देखना, बताना बहुत मुश्किल होता है। उसी कड़ी में आज का ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। संदेश ने बहुत मेहनत की है, उसकी बातें भी सुनो। और उसके बाद कल आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा वो भी सुनाएंगे कि कैसे क्रिमिनल्स के नाम पे फिल्म निर्माता और फिल्म बनाने वाले लोग कैसे करोड़ोंपति, लखपति, अरबोंपति बन जाते हैं। सो सुनिए हमारे सहयोगी संदेश के साथ अंडरवर्ल्ड का जुड़ा हुआ वो किस्सा जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो आज बात करें एक बार फिर बहुत देर के बाद माया डोलस, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है। जी। और उसके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो कभी मानी जाती हैं, कभी लोग मानने से इनकार करते हैं। जी। एक मिस्टीरियस किस्म का, एक अजीबोगरीब किस्म का, लोनर, अकेला किस्म का वो गैंगस्टर था, जिसके बारे में कुछ भी कहो लोग मान लेते हैं, कुछ ना भी कहो तो लोग नहीं मानते। जी। तो आप बताइए, आप क्या नई बात निकाल के लाए हैं? नई बात सर ऐसी है कि अभी तक माया डोलस के बारे में जितनी जानकारी सामने आई है ना, हाँ जी, उससे कई ज्यादा जानकारी छुपी हुई है। ओके। हाँ, तो अब नई बात सामने निकल के ये आती है कि अशोक जोशी जब मारा गया 88 में, हाँ जी, उसके ठीक 1 साल बाद ये माया डोलस और दिलीप बुआ ने वो कांजूरमार्ग में जाके फायरिंग किया था गणपति के मंडप में। बिल्कुल। तो वहां 5 लोग मारे गए थे। हाँ जी, वो एपिसोड हमने बनाया भी था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ सर, वो उस केस में अरेस्ट हो जाता है कुछ दिनों के बाद। ओके। तो जब अरेस्ट हो जाता है तो उसको औरंगाबाद का जो हरसुल जेल है ना, हाँ जी, वहां पे इसको रखा जाता है। ओके।
ये 89 की बात है, सितंबर 89 के बाद की। ओके। अच्छा, उसके थोड़े दिनों बाद क्या होता है, यहाँ मुंबई में माझगांव इलाका है ना, वहाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ जी। जी, यहाँ मुंबई में माझगांव है ना, तो माझगांव में एक इलाका है ताड़वाड़ी करके। हाँ। तो माझगांव ताड़वाड़ी के नजदीक वो माया डोलस का घर है, पुश्तैनी घर। ओके। तो जब 89 में औरंगाबाद जेल में था ना, तो इसकी किसी पुराने केस में वो माझगांव कोर्ट के अंदर पेशी थी। ओके। तो उसकी तारीख के लिए ये माझगांव कोर्ट में आया हुआ था। ओके। और माझगांव कोर्ट से इसके घर का जो डिस्टेंस है वो बहुत नजदीक है। बस तो ये, तो आधा किलोमीटर होगा। हाँ, तकरीबन तकरीबन हाँ। 5-10 मिनट की दूरी पे है। हाँ। तो इसमें एक बात ऐसी हो गई कि 13 अगस्त 1990 को इसकी तारीख थी कोर्ट में। ओके। तो इसके साथ जो पुलिस पार्टी थी ना वहाँ कोर्ट में हाँ। बंदोबस्त पे, उन लोगों से ये माया डोलस ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा घर नजदीक है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है ओके। जेल में वापस जाने से पहले। हाँ। तो पुलिस वालों ने उसकी वो बात मान ली और उसके साथ एक कांस्टेबल भेज दिया, ओके। जो उसको अपने घर पे लेके गया। हाँ। और माया डोलस की जो चॉल है ना, वो 3 मंजिला चॉल थी, ओके। उस जिसमें तो सेकंड फ्लोर पे वो रहता था ओके। अपनी फैमिली के साथ। तो वो कांस्टेबल माया डोलस को लेके जब उसके घर पे गया ना, हाँ। तो वहां पे कांस्टेबल ने थोड़ी लापरवाही कर दी। ओके। उसकी, हाँ, उसकी बेड़िया बेड़िया खोल दी होगी उसको खाने पीने के लिए ऐसा। हाँ। तो उसी दौरान माया डोलस ने क्या किया, वहां पे बियर की बोतल थी, उससे बियर की बोतल से वो कांस्टेबल के सर पे हमला कर दिया ओ माय गॉड। और वहां से फरार हो गया। ओ। तो वहां से वो भाग गया था माया डोलस। तो कोर्ट में से पुलिस कस्टडी से भी भाग गया और औरंगाबाद जेल से भी फरार हो गया एक तरीके से। हाँ। ऐसी वो बात हो गई थी। इसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ सर, वो घाटकोपर का जो मेघराज बार है ना, हाँ। वहां पे और परेल के सदानंद बार में फायरिंग की खबर आई, जिसमें ये माया डोलस और दिलीप बुआ के नाम फिर से एक बार सुनने को मिले। ओके। उसके थोड़े दिनों के बाद 1 जनवरी 1990 को डी कंपनी दगड़ी चाल पे अटैक करती है। हाँ जी। उसमें भी एक बार दिलीप बुआ का नाम सुनने को मिला, जबकि ये लोग फरार बताए जाते थे। ओके। हाँ, मतलब फरार रहते हुए ये सब घटनाएं हुई है। ओके। हाँ, उसके बाद क्या हुआ सर, ये आपने नाम सुना होगा अजमेरा ग्रुप करके, जो कंस्ट्रक्शन का हाँ जी, काम हाँ जी, करती है हाँ जी। कंपनी। हाँ, बहुत बड़े बिल्डर हैं मुंबई के। हाँ। हाँ, तो उसके जो को फाउंडर थे ना, छोटू भाई अजमेरा, हाँ। वो तभी इस ग्रुप की धीरे धीरे शुरुआत कर रहे थे हाँ। 1990 के थोड़े पहले। हाँ। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया था कि किसी एक पार्टी से उनको पैसे की जरूरत थी, तो कुछ अमाउंट कर्ज के तौर पे ले लिया था हाँ। और वो अमाउंट चुकाने में देरी हो गई थी। ओके। तो जब वो अमाउंट चुकाने में देरी हो गई ना, तो जिस पार्टी से उन्होंने पैसा लिया था, हाँ। उस पार्टी ने माया डोलस को कांटेक्ट किया कि आप हमें ये पैसा रिकवर करके दे दो छोटू भाई अजमेरा से। ओके। जी जी। तो उसमें क्या हुआ, वो पैसा रिकवर करने के लिए माया डोलस और उसकी गैंग ने वो बिल्डर छोटू भाई अजमेरा को धमकाना शुरू कर दिया। ओके। तो उसी सिलसिले में एक दिन माया डोलस ने छोटू भाई अजमेरा से फोन पे बात की कि तुमसे जो पैसा मैं मांग रहा हूँ, वो लेने के लिए मैं जुहू में आऊंगा तुम्हारे घर के पास। ओके। हाँ, और उस समय क्या था सर, छोटू भाई अजमेरा जुहू में एक बिल्डिंग में रहते थे जिसका नाम था अजमेरा बंगलो। ओके। हाँ, और फिर एक दिन, मतलब 1991 के शुरुआत में एक दिन, मारुति 1000 कार लेके सफेद कलर की, माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके साथ 2-3 लोग और थे, ओके। वो वहाँ छोटू भाई अजमेरा से पैसे की उगाही करने वहां पहुंच गए। ओके। लेकिन छोटू भाई अजमेरा ने इस फोन कॉल की और धमकी की जानकारी पहले से ही एटीएस को दे दी थी। हाँ। तो एटीएस के लोग वहां पे ट्रैप लगा के बैठे थे। ओके। तो जैसे ही माया डोलस की ये मारुति 1000 कार वहां पहुंची ना, तो एटीएस के लोगों ने उनको रोकने के लिए कहा। ओके। हाँ, उनको हिरासत में लेने के इंटेंशन से। ये लेकिन चंदन चंदन सिनेमा के नजदीक कहीं बंगला था शायद। हाँ, वो अजमेरा बंगलो जुहू में था, चंदन सिनेमा के पास। ओके। तो वो माया डोलस और दिलीप बुआ को जैसे एहसास हुआ कि हाँ पुलिस का ट्रैप है, उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया ओ। और पीछे से एटीएस की गाड़ियों ने उनका पीछा किया। हाँ। इसी सिलसिले में माया डोलस ने पुलिस वालों की गाड़ी के ऊपर फायर कर दिया। ओके। और उसमें एटीएस के इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर के परमार। ओके।
कुलवंत परमार, उनके हाथ में माया डोलस की एक गोली लग गई। ओके। ये वहां पे घटना हुई फायरिंग की। तो लेकिन उसमें क्या हुआ सर, ये माया डोलस और दिलीप बुआल ये सब लोग है ना, हाँ। ये भागने में सफल हो गए। ओके। हाँ, 80s के पुलिस वालों की उससे भागने में सफल हो गए। तो बाद में इन लोगों को जब इनका एनकाउंटर हुआ तब तक खोजा जा रहा था। हाँ। हाँ। अच्छा, उसमें और एक बात ये हुई कि जिस वक्त पुलिस को ये पता लगा कि ये लोग गोपाल रजवानी के फ्लैट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए हैं, हाँ। उस वक्त सबसे पहले गोपाल रजवानी को एनकाउंटर से एक दिन पहले हिरासत में लिया गया, वो फ्लैट की जानकारी लेने के लिए। ओके। और दूसरे दिन यानी 16 नवंबर 1991 को इंस्पेक्टर कवि जब 10 लोगों की टीम के साथ वहां लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में पहुंचे ना रेकी करने, हाँ। तो वहां की पार्किंग में वो सेम गाड़ी उनको दिखाई दी। ओके। हाँ, जिससे ये लोग पहले भागे हुए थे। हाँ। हाँ। तो उनको ये जानकारी पक्की हो गई कि हो ना हो ये माया डोलस और दिलीप बुआ यहीं पे मौजूद है। ओके। तो इंस्पेक्टर कवि ने उसमें सबसे पहले क्या किया था सर, इनकी जो गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी थी ना, हाँ। उसके चारों टायर की हवा निकाल दी थी ताकि ये लोग भाग ना पाए। ओके। हाँ, ये एक नई जानकारी उसमें सामने आई। अच्छा, वो एनकाउंटर चला शाम के 4:30-5 बजे तक। तो बाद में वो एनकाउंटर के बाद में जो पंचनामा होता है या जो भी ऑफिशियल वर्क होता है ना, हाँ जी। उसमें वहां के रूम की तलाशी ली गई और इनकी जो गाड़ी थी हाँ। उसकी भी तलाशी ली गई। तो इनके रूम में ना सर AK-47, उसके बाद .45 के ऑटोमेटिक पिस्टल, ये सब हथियार मिले थे। हाँ। और इनकी गाड़ी की जो डिक्की थी ना सर, हाँ। उसमें गोला बारूद भारी मात्रा में मिला था। ओके। तो उस गोला बारूद में क्या है सर, एक खास किस्म की गोलियां आती है 32 बोर की, जिनको वैड कटर एम्यूनिशन बोलते हैं। हाँ। ये जो वैड कटर गोलियां होती है ना सर, ये जो ओलंपिक में जो लोग निशानेबाजी का स्पोर्ट्स खेलते हैं हाँ। उनके लिए बनी होती है। ओके। तो पुलिस या गैंगस्टर जो गोला बारूद यूज करते हैं ना, उससे थोड़ी कम खतरनाक होती है वो। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये माया डोलस और दिलीप बुआ ने क्या किया था, जिन आर्म्स डीलर के पास वो गोलियां बेचने का लाइसेंस होता है, हाँ। उनसे ब्लैक में ये गोलियां खरीदी थी, ओके। वो वैड कटर एम्यूनिशन। तो जब ओके। वो तलाशी में वैड कटर एम्यूनिशन पाया गया ना, तो आर्म्स डीलर और गैंगस्टर इनका नेक्सस भी सामने आया। ओके। और इस चीज की रिपोर्ट सर 2009 के DNA अखबार में भी आई थी। ओके। ये एनकाउंटर के बाद की बात है। हाँ जी। हाँ। अच्छा, इसमें और एक बात सामने आई, जब ये एनकाउंटर हो गया ना सर, हाँ। उसके थोड़े दिनों के बाद जो स्वाति लोखंड वाला अपार्टमेंट है, हाँ। उसी के थोड़ी दूरी पर 5-10 मिनट की दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका नाम है अपना घर कॉम्प्लेक्स। ओके। वहां पे ना सर एक PCO बूथ था, और वो PCO बूथ एक हैंडीकैप आदमी चलाता था। ओके। तो लोखंड वाला एनकाउंटर हो जाने के कुछ दिनों के बाद ना सर, वो उस आदमी की एक लाश पाई गई। ओ। वो आदमी मरा हुआ पाया गया। ओके। तो पुलिस ने जब उसकी मरने की जांच की ना, तो उसमें पता चला कि ये माया डोलस और उसकी गैंग के लोग जो बिल्डर को धमकी देते थे, हाँ। उसमें से एक धमकी उस PCO से दी गई थी। ओके। और एनकाउंटर के कुछ दिनों के बाद गैंगस्टर्स, कुछ अननोन गैंगस्टर्स की तरफ से वो आदमी मारा गया जो PCO बूथ चलाता था, उसकी कोई गलती नहीं थी इसमें। हाँ। तो ये एक नई बात सामने आई। अच्छा, इसके ये एनकाउंटर जो है ना सर, ये हो गया था नवंबर 1991 में। हाँ जी। लेकिन इसमें दिसंबर के महीने में पुलिस के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी हाँ। अगले महीने, जिसमें कहा गया था कि जो बैंड्रा पुलिस स्टेशन है ना, हाँ। वहां पे एनकाउंटर के एक हफ्ते बाद रात के समय एक कार को लगातार 2-3 दिन तक सस्पिशियस तरीके से घूमते हुए पाया गया था। ओके। पुलिस स्टेशन के अगल बगल एक मारुति कार थी। ओके। तो पुलिस के पास इस बात की रिपोर्ट थी। उसके बाद सर क्या हुआ, 1992 के जनवरी महीने में ना, हाँ। ये अपना जो बैंड्रा पुलिस स्टेशन है उसके नजदीक एक घटना हो गई रात को, ओके। जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में। ओके। घटना सर ऐसी थी कि एक मोटरसाइकिल पे दो लोग सवार होके जा रहे थे बैंड्रा पुलिस स्टेशन के नजदीक से। ओके। तो पीछे जो आदमी बैठा था ना मोटरसाइकिल पे, हाँ। उसके हाथ में बम फट गया। ओके। हैंड चलती, ग्रेनेड। हाँ, और वो हैंड ग्रेनेड, और वो चलती मोटरसाइकिल पे उसकी डेथ हो गई। ओके। और जो आगे बैठा था ना गाड़ी चलाने वाला, हाँ। वो जख्मी हो गया। ओके। तो इस बात की जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ना सर, हाँ। तो उसमें ये बात सामने आई, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी था हाँ।
उसका नाम था महबूब अंसारी। ओके। जब पुलिस ने उसकी जानकारी निकाली तो ये पता चला कि वो महबूब अंसारी विरार का रहने वाला था, और वो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आता है ना, हाँ हाँ। सीमेंट वगैरह, उसका सप्लायर था ओके। पेशे से। और बाद में ये बात सामने आई कि जो मोटरसाइकिल उस बम धमाके में इस्तेमाल हुई थी, हाँ या फिर इस्तेमाल करने जा रहे थे ना, हाँ। वो मोटरसाइकिल उस महबूब अंसारी ने विरार से आके, मालाड में रहने वाला एक आदमी था, जिसका नाम था मधुकर ब्रीद, ओके। उस मधुकर से उसने वो खरीदी थी। ओ। तो जब उस मधुकर के बारे में पता किया गया ना, हाँ। तो ये सबसे पहले ये बात सामने आई कि वो मधुकर ब्रीद जो है, वो जोगेश्वरी के ये शरद शेट्टी के कांटेक्ट में था, उसका करीबी था। ओके। तो इस मामले में डी कंपनी का रोल सबसे पहले इस तरह से सामने आया। हाँ हाँ। और बाद में क्या हुआ सर, वो जो बाइक चलाने वाला आदमी था महबूब अंसारी, हाँ। वो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लायर था, उसके पास अपनी खुद 3 मोटरसाइकिल, एक कार और एक ट्रक डंपर था। ओके। तो पुलिस ने जब पता किया कि इसको इससे बाइक लेने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये जो महबूब अंसारी है ना, हाँ। ये वसई विरार के लैंडिंग एजेंट भाई ठाकुर के करीबी था। ओके। तो इससे बात सामने आई एनकाउंटर के 2 महीने बाद कि जो डी कंपनी है, वो एनकाउंटर का बदला लेने के लिए बैंड्रा में पुलिस स्टेशन पर बम से हमला करने की तैयारी में थी। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, वो बम मोटरसाइकिल पे ही फट गया। ओह। हाँ, ऐसी ये बात हो गई थी सर, वेरी लोखंडवाला एनकाउंटर के बाद की। वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। जी। और ये सर, उस टाइम के जो टॉप के न्यूज़पेपर थे ना, हाँ। उसमें बकायदा ये सब न्यूज आई थी उस जमाने में। तो वो मुझे उनकी कॉपी भेज देना, मैं साथ में रिपोर्ट में चला देंगे वो भी। जी, वो कटिंग प्रूफ के तौर पर मेरे पास है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। तो दोस्तों, सुना आपने, और कल आपको सुनाएंगे वो इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कैसे अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, वो भले पॉलिटिशियन हों, वो भले फिल्म के लोग हों, वो भले नेता अभिनेता जिनको हम कहते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो पहले अंडरवर्ल्ड को पनपने देते हैं, बाद में उसको ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद फिर से उस पूरे किस्से से कमाई करते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको कहते हैं कॉप, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन नेक्सस। उसकी बात कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।